नमस्कार। बंसिर बेबीलोन, जो कि एक समय सबसे अमीर शहर था, उसमें रथ बनाने का काम करता था। उस दिन बंसिर काफी मायूस नजर आ रहा था। बंसिर के घर के पास ही राजा का राजवाड़ा था, जो कि बहुत आलीशान और सुंदर था, और उसके बाजू में बंसिर का सीधा साधा छोटा सा घर था। तो इस तरह बेबीलोन में गरीब लोग भी रहते थे और अमीर भी। एक तरफ शान थी तो दूसरी तरफ गंदगी भी थी। तो बंसिर अपने रथ बनाने के काम में लगा था। तभी बंसिर का दोस्त कोबी वहां पर आया, जो कि संगीतकार था। तो बातों बातों में बंसिर कोबी को कहने लगा कि हम दुनिया के सबसे अमीर शहर में रहते हैं। जो लोग बेबीलोन आते हैं वो हमेशा कहते हैं कि बेबीलोन जितना पैसा दुनिया में किसी अन्य शहर में नहीं है। तो बेबीलोन में रहकर भी आज हम गरीब हैं। आधी जिंदगी बहुत मेहनत मजदूरी करने के बावजूद भी आज हम गरीब ही हैं। जिस पर कोबी थोड़ा हैरान हुआ और उसने बंसिर से कहा कि आज तक कभी तुमने इस विषय पर इतनी गंभीरता से बात नहीं की है। तो बंसिर ने जवाब दिया कि पहले मैंने कभी इसके बारे में इस तरह सोचा ही नहीं था। सुबह से लेकर सूरज ढलने तक मैं मेहनत करके सबसे बेहतरीन रथ बनाता था और यह आशा करता था कि किसी दिन भगवान मेरी मेहनत और मेरे अच्छे कामों को पहचानेंगे और मुझे धनवान बनाएंगे। पर ऐसा कभी हुआ ही नहीं और मुझे समझ आया कि ऐसा हो नहीं सकता, जिसकी वजह से मेरा दिल थोड़ा उदास हो गया। मैं ऐसे ही गरीब बनकर नहीं रहना चाहता। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास भी जमीन हो, अच्छा खासा पैसा हो। इन चीज़ों को पाने के लिए मैं पूरी मेहनत और अपने स्किल्स का पूरा उपयोग करने के लिए भी तैयार हूँ। जिस पर कोबी ने कहा कि उसकी हालत भी लगभग सेम ही है। उसने बंसिर से कहा कि क्यों ना हम पता करते हैं कि जो लोग अमीर बन गए हैं उन्होंने अपना पैसा कैसे कमाया है। उस पर बंसिर ने कहा कि हाँ, जिनके पास पैसा है उनसे पूछकर हम इस सीक्रेट के बारे में जान सकते हैं। तो कोबी ने कहा कि आज ही मैं हमारे बचपन के और पुराने दोस्त अर्काड के सामने से गुजरा, जो कि अपने सोने के रथ पर जा रहा था। कहा जाता है कि अर्काड बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी है। तो क्यों ना हम इसके बारे में सीधे अर्काड से ही पूछते हैं और पता करते हैं कि कैसे हम भी अर्काड की तरह पैसे कमा सकते हैं। फिर बंसिर कहता है कि चलो हम आज ही अर्काड के पास जाएंगे। अर्काड की लोकप्रियता बहुत दूर दूर तक थी। वो अपनी बहुत सारी दौलत के लिए जाना जाता था। अर्काड एक उदार व्यक्ति था जो हर साल अच्छा खासा पैसा दान करता था और पैसे खर्च भी करता था। फिर भी उसका पैसा हर साल बहुत तेजी से बढ़ रहा था। तो फिर बंसिर और कोबी अपने बचपन के कुछ कॉमन फ्रेंड्स को लेकर अर्काड से मिलने चले गए। अर्काड से मिलते ही अर्काड के बचपन के कुछ दोस्त अर्काड से कहने लगे कि अर्काड, तुम हम सबसे बहुत भाग्यशाली हो। तुम बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी हो। वही हम आज भी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। तुम नायाब कपड़े और नायाब खाना खा सकते हो। वही हमारे सारे पैसे घर खर्चे उठाने में ही चले जाते हैं। एक समय हम बराबरी के ही थे। हम सेम स्कूल में सेम टीचर के अंडर पढ़े हैं और सेम गेम्स खेले हैं। पर ना पढ़ाई में ना ही गेम्स में तुम हमसे बेहतर थे और ना ही तुमने ज़्यादा हार्डवर्क की है। तो फिर कैसे तुम आज इतने अमीर बन गए और हम गरीब रह गए। इस पर अर्काड ने कहा कि अगर बीते हुए सालों में तुमने अपने अस्तित्व के अलावा कुछ नहीं पाया है तो ये इसलिए हुआ है क्योंकि तुम वेल्थ यानी धन बढ़ाने के लॉज यानी नियमों को समझने में फेल हो गए हो, या तुम उन नियमों को ऑब्जर्व नहीं कर पाए। अर्काड ने सबसे कहा कि जैसे कि तुम सबको पता है, मैं एक छोटे से व्यापारी का बेटा हूँ और मैं भी एक साधारण फैमिली से ही बिलोंग करता हूँ। मुझे पता था कि अगर जो मैंने चाहा है उसे मुझे पाना है तो उसके लिए स्टडी और टाइम यानी वेल्थ का अच्छा अभ्यास और वक्त ज़रूरी है। मैंने डिसाइड किया कि मुझे पता करना है कि वेल्थ को कैसे बढ़ाया जाता है, और जब मुझे ये पता चलेगा तो मुझे उन चीज़ों को अप्लाई करके वेल्थ एक्यूमुलेट करनी है। उसी बीच मुझे स्क्राइब यानी लिखने का काम करने की जॉब मिली। मैं देर देर तक वहाँ काम करता था। कई महीनों तक मैं इसी तरह हार्डवर्क करता रहा। फिर भी मेरे पास कुछ खास पैसा नहीं आया। जो भी पैसा आता था वो पूरा घर खर्चों में ही निकल जाता था। पर वेल्थ एक्यूमुलेट करने का मेरा डिटर्मिनेशन तब भी वैसा का वैसा था। एक दिन अल्गमिश, जो कि मनी लेंडर यानी साहूकार थे, वो मेरे पास आए और उन्होंने मुझे एक लॉ को लिखकर कॉपी करने की ऑर्डर दी और जाते जाते कहा कि मुझे इस लॉ की कॉपी 2 दिनों में चाहिए। अगर ये काम तुम 2 दिनों में करते हो तो मैं तुम्हें 2 कॉपर्स दूंगा। तो मैंने उस पर काम करना शुरू किया, पर वो लॉ काफ़ी लंबा था और जब अल्गमिश उस लॉ की कॉपी लेने मेरे पास आए तो काम अधूरा था, जिसकी वजह से अल्गमिश मुझ पर बहुत गुस्सा हो गए। फिर मैंने अल्गमिश से कहा कि आप तो बहुत अमीर आदमी हो, तो आप मुझे बताइए कि कैसे मैं आपके जैसा अमीर बन सकूं, और मैं पूरी रात जागकर आपका काम करूंगा और सुबह सूरज उगने से पहले आपका काम पूरा हो चुका होगा। जिस पर अल्गमिश राजी हो गए। फिर मैं पूरी रात उस काम को करने में लग गया। मेरी पीठ में दर्द हो रहा था, आंखें दर्द कर रही थी और सर भी दर्द कर रहा था। फिर भी मैं उस काम को करता रहा और जब सुबह अल्गमिश वापस आए तो उनका काम हो चुका था।
तो अल्गमिश ने मुझसे कहा कि बेटा, तुमने तुम्हारा काम तो कर दिया है, अब मेरी बारी है। अल्गमिश ने कहा कि मेरे शब्दों को ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर तुम इन बातों को समझ नहीं पाए तो तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी रात भर की मेहनत पानी में चली गई। और फिर उन्होंने कहा कि वेल्दी बनने का रास्ता मुझे तब मिला जब मैंने डिसाइड किया कि जितना भी पैसा मैं कमाता हूँ उसका कुछ हिस्सा मुझे अपने लिए रखना है। इस पर मैंने उनसे पूछा, बस इतना ही? तो बोले हाँ। फिर मैंने उनसे पूछा कि जितना भी पैसा मैं कमाता हूँ उतना पूरा पैसा मैं अपने लिए रखता हूँ। इस पर अल्गमिश ने जवाब दिया कि तुम कपड़ों की दुकान वाले को, बनिए को, इन सबको पैसे पे करते हो, तुम सबको पे करते हो, बस खुद को छोड़ देते हो। जितने भी गोल्ड पीसेस तुम बचा कर रखते हो वो तुम्हारे गुलाम है और तुम्हें उन्हें काम पर लगाना चाहिए। जो पैसा तुम बचा रहे हो उसे तुम्हें काम पर लगाना होगा और उससे और पैसा कमाना होगा। और तुम्हारी सेविंग के जो चिल्ड्रन हैं उन्हें भी तुम्हारे लिए काम करना होगा और पैसा कमाना होगा। अल्गमिश ने आगे कहा कि तुम्हें लग रहा होगा कि मैं तुम्हें फंसा रहा हूँ, पर मैं तुम्हें तुमने जितना काम किया उससे 1000 गुना ज़्यादा दे रहा हूँ। जो भी पैसा तुम कमाते हो उसका कुछ हिस्सा तुम्हें अपने लिए रखना चाहिए और वो हिस्सा तुम्हारी कमाई के 10% से कम नहीं होना चाहिए। सबसे पहले खुद को पे करो और उसके बाद अपने खर्चे करो। ये कहकर वो निकल गए। अल्गमिश ने जो कुछ कहा था उस पर अर्कट ने बहुत सोचा और उसे भी अल्गमिश की बातें वाजिब लगी। तो अर्कट ने डिसाइड किया कि वो इन चीज़ों को ट्राई करेगा। अर्कट जो कुछ पैसा कमाने लगा उसका 10% अपने लिए रखने लगा और उसे अजीब बात ये लगी कि 10% बाजू में निकालने के बावजूद भी उसे अपने खर्चे चलाने में पैसों का कुछ शॉर्टेज महसूस नहीं हुआ, बस एकदम थोड़ा सा डिफरेंस महसूस हुआ। धीरे धीरे अर्कट की सेविंग बढ़ती चली गई। सेविंग बढ़ने के बाद अर्कट की कुछ अच्छी चीज़ें खरीदने की इच्छा हुई, पर वो उनसे दूर रहा। 1 साल बाद अल्गमिश फिर से अर्कट से मिले और उन्होंने अर्कट से पूछा कि बेटा, क्या तुमने खुद को अपनी कमाई का 10% या उससे ज़्यादा पैसा दिया? उस पर अर्कट ने कहा कि हाँ। फिर अल्गमिश ने पूछा कि तुमने उसका क्या किया? तो अर्कट ने कहा कि मैंने वो सेविंग अजमर को दी है, जो कि ईंट बनाने का काम करता है। उसने मुझे कहा था कि वो कहीं दूर समंदर में जा रहा है और आते वक्त वो मेरे लिए रेयर ज्वेलरी लेके आएगा। जब वो वापस आएगा तो हम उस ज्वेलरी को ऊंची प्राइस पर बेचकर प्रॉफिट को डिवाइड कर लेंगे। अल्गमिश ने कहा कि ज्वेलरी के नॉलेज के बारे में एक ईंट बनाने वाले पर हम कैसे विश्वास कर सकते हैं? तुम्हारी सेविंग तो अब लगभग चली गई है, अब तुम्हें दोबारा शुरुआत करनी होगी और अगली बार जब तुम्हें ज्वेलरी की एडवाइस लेनी हो तो किसी जौहरी के पास चले जाना। जैसे अल्गमिश ने कहा था वैसे ही हुआ। अजमर को सामने वालों ने रेयर ज्वेलरी के नाम पर नकली ज्वेलरी बेची। अपनी इस गलती से सीख लेकर अर्कट दोबारा से सेविंग करने लगा। अब तो उसे 10% सेविंग की आदत लग गई थी, इसलिए उसके लिए कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं था। 1 साल बाद फिर अल्गमिश अर्कट से मिले और उन्होंने अर्कट से पूछा कि तुमने क्या प्रोग्रेस की है। उस पर अर्कट ने कहा कि मैंने हर महीने 10% सेविंग की और वो सेविंग अगर नाम के एक शील्ड मेकर यानी ढाल बनाने वाले को ब्रॉन्ज खरीदने के लिए दी है। हर चौथे महीने वो मुझे उसका रेंट यानी किराया देता है। अल्गमिश ने और एक सवाल किया कि तुम उस किराए का क्या करते हो? तो अर्कट ने कहा कि मैं उससे अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए शहद, वाइन और केक के साथ दावत रखता हूँ और मैंने एक अंगरखा भी खरीद लिया है। अर्कट की ये बातें सुनकर अल्गमिश हंसने लगे। वो कहने लगे कि तुम अपनी सेविंग के चिल्ड्रन को खो रहे हो। अगर तुम अपनी सेविंग के चिल्ड्रन को खोने लगोगे तो वो तुम्हारे लिए कैसे काम करेंगे? ऐसा चलता रहा तो उन चिल्ड्रन के चिल्ड्रन कैसे आएंगे और वो तुम्हारे लिए कैसे काम करेंगे? पहले अपनी सेविंग और उनके चिल्ड्रन की बड़ी आर्मी यानी फौज खड़ी करो और उसके बाद अपने शौक पूरे करो। ये कहकर वो निकल गए। अगले 2 सालों तक वो दिखे ही नहीं और फिर बाद में वो फिर से अर्कट के पास आए। तब उनके चेहरे पर डीप लाइंस बन चुकी थी और उनकी आंखें भी धंस गई थी। दिन ब दिन वो काफ़ी बूढ़े होते जा रहे थे। उन्होंने अर्कट से पूछा कि क्या तुमने जितना सोचा था उतनी वेल पा ली है? अर्कट ने कहा कि अभी तक उसने जितनी वेल चाही थी उतनी पाई नहीं है, पर वो तेज़ी से उसके नज़दीक जा रहा है। अल्गमिश ने कहा कि तुमने अपने लेसन्स अच्छे से सीख लिए हैं। तुमने पहले सेविंग के बारे में सीखा, फिर तुमने किसी चीज़ की एडवाइस किससे लेनी चाहिए ये सीखा और आखिर में तुमने अपनी सेविंग और उसके चिल्ड्रंस को काम पर लगाने के बारे में सोचा। पैसों को कैसे अक्वायर यानी प्राप्त किया जाता है, उन्हें कैसे रखा जाता है और उसका कैसे यूज़ किया जाता है, ये सब तुम्हें अब पता है। इसलिए तुम अब एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन के लायक बन गए हो। अल्गमिश ने आगे कहा कि मैं अब बूढ़ा हो रहा हूँ। मेरे बेटों को बस पैसा खर्च करना आता है, कमाना नहीं। अपने आखिरी साल अच्छे से गुजरे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि निपुर में जो मेरी ज़मीन है उसकी देखभाल तुम करो।
मैं तुम्हें उसमें अपना पार्टनर बनाऊंगा और मेरी जमीन का कुछ हिस्सा मैं तुम्हें दूंगा। अर्कट ने उनकी ये बात मान ली और अपने एम्बिशन के साथ एफर्ट्स लेकर उसने उन प्रॉपर्टीज की वैल्यू अच्छी खासी बढ़ा दी। बाद में अल्गमिश ने किए प्रॉमिस के अनुसार अर्कट को उस जमीन का हिस्सा मिला। अर्कट की ये बातें सुनने के बाद अर्कट के बचपन के दोस्त कहने लगे कि अर्कट, तुम तो बहुत भाग्यशाली हो कि अल्गमिश ने तुम्हें अपना पार्टनर बना दिया। तो उस पर अर्कट ने कहा कि मुझ में धनवान बनने की चाह थी, और सिर्फ चाह नहीं थी, मैंने उसके लिए वेल्थ के नियम सीखे, उन नियमों का आचरण भी किया। तो अपॉर्चुनिटी उसी को मिलती है जो उसके लिए तैयार होता है। बेबीलोन में कई सारे लोग थे, पर अल्गमिश ने सिर्फ मुझे ही चुना क्योंकि मैं उसके लिए प्रिपेयर्ड था। अर्कट ने यह भी कहा कि अगर मैं अपने लिए कोई टास्क सेट करता हूँ तो मैं किसी भी हालत में उसे पूरा करता हूँ। अगर मैं अपने सामने ये टास्क रखता हूँ कि अगले 100 दिनों तक जब मैं ब्रिज के ऊपर से जाऊंगा तब मुझे एक पत्थर पानी में फेंकना है, तो मैं उस टास्क को करके ही रहूंगा। अगर 7वें दिन में पत्थर फेंकना भूल जाता हूँ तो मैं ये नहीं कहूंगा कि 8वें दिन मैं 2 पत्थर फेंकूंगा, बल्कि मैं वापस उस ब्रिज पर जाऊंगा और पत्थर फेंकूंगा। 20वें दिन में ये नहीं कहूंगा कि रोज एक पत्थर फेंकने से क्या फायदा, उसके बजाय मैं एक ही दिन बहुत सारे पत्थर फेंक आऊंगा। तो मैं ऐसा सोचूंगा भी नहीं और करूंगा भी नहीं। तो जब मैं अपने लिए टास्क सेट करता हूँ तो उसे पूरा करता हूँ, और जो कुछ सोचना है वो टास्क सेट करने से पहले सोचता हूँ। अर्कट के दोस्तों ने अर्कट से पूछा कि तुम हमें क्या एडवाइस दोगे ताकि हम भी अमीर बन सके। तो अर्कट ने जवाब दिया, पहला, तुम जो कुछ कमाते हो उसका एक हिस्सा अपने लिए निकाल के रखो, और वो भी सब खर्चे करने से पहले निकाल के रखो। खर्चे करने के बाद निकालने का सोचोगे तो निकालने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। तुम्हें जितना हिस्सा सही लगता है उतना अपने लिए निकाल कर रखो। याद रखना, वो हिस्सा 10% से कम नहीं होना चाहिए। दूसरा, उस सेविंग को काम पर लगाओ। उस सेविंग के चिल्ड्रन और उन चिल्ड्रंस के चिल्ड्रन को भी काम पर लगाओ। मेक श्योर कि उनसे आपको फ्यूचर इनकम मिलता रहे। और तीसरा, एडवाइस उन्हीं से लो जिनके पास उस चीज़ का एक्सपर्टीज हो। अगर तुम्हें पैसों से रिलेटेड एडवाइस चाहिए तो उन्हीं से एडवाइस लो जिनका रोज का काम पैसे हैंडल करने का है। और जो गलती मैंने अजमर को ज्वेलरी खरीदने के लिए पैसे देकर की थी, वैसी गलती मत करो। और आखिर में अर्कट ने कहा कि लाइफ को पूरी तरह एंजॉय करो। ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग की कोशिश में अपने आज के आनंद को मत खोना। तो ये वेल्थ एक्यूमुलेट करने के 3 लॉज हैं जो आपको यूज़ करने चाहिए। ये थी मिस्टर जॉर्ज क्लैसन की बुक द रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन की समरी। अगले पार्ट में हम दुबली फाइनेंशियल कंडीशन के साथ इलाज और अमीर बनने के लिए ज़रूरी कई इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में बात करेंगे। द रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन, इस बुक को आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके खरीद सकते हो। और ये वीडियो अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वेल्थ को अक्यूमुलेट करने के ये लॉज उन तक पहुंचे और वो इन लॉज का फायदा उठा सके। हम हर शनिवार ऐसे ही बुक समरीज अपलोड करते हैं, तो उनकी नोटिफिकेशंस पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए।